प्रिय भाई बहनों, आज हम सभी 10वीं भूगोल विषय में भारत की मिट्टी का अध्ययन कर रहे हैं। यह पाठ 1 का ही एक भाग है जो आज पढ़ाया जा रहा है। इसे आप नोट करिएगा। जैसा कि लिखा है भारत की मिट्टी। भारत की मिट्टी के अध्ययन करने से पूर्व हम सभी मिट्टी के बारे में जानें। मिट्टी कहते किसे हैं? तो हम सभी जानते हैं यह धरातल एक भूमि का टुकड़ा है। भूमि अर्थात पूरी पृथ्वी भूमि के अंतर्गत आती है। इसमें जल, वन, मिट्टी सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं भूमि में। तो भूमि का अंग एक पार्ट मिट्टी कहलाता है जो धरातल के ऊपरी परत पर पाया जाता है। सामान्यतः धरातल के ऊपरी परत से और 3 मीटर नीचे गहराई तक के क्षेत्र को हम मिट्टी कहते हैं। परंतु भूगोल में, भौगोलिक भाषा में मिट्टी बनना एक दिन का काम नहीं। मिट्टी की 1 इंच मोटी परत बनने में, मिट्टी की 1 इंच मोटी परत बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। इसलिए भूगोल में भूगोलवेत्ताओं ने मिट्टी को बताते हुए कहा है कि धरातल की लगभग 6 इंच मोटी परत को हम मिट्टी की श्रेणी में रखेंगे। हम उसे मिट्टी कहते हैं क्योंकि 1 इंच मोटी परत को बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो इस प्रकार से मिट्टी का निर्माण एक दिन का काम नहीं है, लगातार अनवरत प्रक्रिया है। तो 6 इंच की जो धरातल की मोटी परत है वही उपजाऊ होती है, उसी में उत्पादकता होती है। इसलिए उसी को हम मिट्टी की श्रेणी में रखेंगे। तो हम सामान्यतः जानते हैं कि धरातल की 3 मीटर की गहराई तक के भूभाग को मिट्टी की श्रेणी में रखा जाता है। परंतु उसके उपजाऊपन की दृष्टि से, उसकी उत्पादकता की दृष्टि से धरातल की 6 इंच मोटी परत ही केवल मिट्टी कहलाती है, जिससे उत्पादकता प्राप्त होती है, जिसमें उत्पादकता होती है, जिसमें कृषि होती है, जिसमें पेड़ पौधे और अपना सारा तत्व ग्रहण करते हैं। उस 6 इंच की मोटी परत से ही वे ग्रहण करते हैं, इसलिए उसे हम मिट्टी की श्रेणी में रखते हैं। तो हम सभी जानते हैं भाई बहनों, मिट्टी भारत में जो पाई जाती है वो भारत में मिट्टी 6 प्रकार की पाई जाती है। वैसे तो मिट्टी के अनेकों प्रकार हैं, 12 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, लेकिन जो भारत में पाई जाती है प्रमुख रूप से वो 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इसके अतिरिक्त कहीं कहीं लवणीय और दलदलीय मिट्टी ऐसी पाई जाती है, तो उसको पीट मिट्टी कहते हैं। लवणीय और दलदलीय मिट्टी को पीट मिट्टी भी कहते हैं। तो लवणीय और पीट मिट्टी भी कहीं कहीं कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है, लेकिन प्रमुख रूप से भारत में 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिसका वर्णन यहाँ पर मानचित्र बना करके आपको प्रस्तुत किया गया है। मानचित्र में हम सभी संकेतों के माध्यम से मानचित्र का प्रश्न करते हैं। तो ये संकेत दिए गए हैं। ये जो लाइन है, ये जो बॉक्स में लाइन खींची हुई है, ये जो संकेत बना है, ये पर्वतीय मिट्टी का संकेत इसमें दे रहा है। जैसा कि यहाँ है, और यहाँ है, और यहाँ है। फिर ये जो बॉक्स में और बिंदी ये संकेत बना है, ये जलोढ़ मिट्टी का संकेत दे रहा है। जैसा कि इन क्षेत्रों में ये जलोढ़ मिट्टी का संकेत है। फिर ये बॉक्स वाली मिट्टी, खड़ी और खड़ी लाइन वाली ये जो बॉक्स बना है, इसका जहां संकेत है, ये लाल और पीली मिट्टी का संकेत इसमें मानचित्र में दे रहा है। ये सारी चीजें ये जो आपको दिख रही हैं, ये बॉक्स ऐसे बने हुए हैं खड़ी और खड़ी लाइन की, और ये जहां जहां है ये लाल और पीली मिट्टी का संकेत दे रही हैं। ये सब देख रहे हैं हम। इसके पश्चात काली मिट्टी, ये जो डार्क किया हुआ, शेडिंग किया हुआ ये बॉक्स है, ये शेडिंग किया हुआ क्षेत्र यहाँ दिख रहा है, ये काली मिट्टी का संकेत दे रहा है। और ये प्लस का निशान जो है, इसको सॉरी प्लस का निशान नहीं हम करते हैं, इसको हम बिंदी का निशान बना करके और इसको ठीक किए हैं। तो ये बिंदी का निशान यहाँ आपको मिलेगा मानचित्र में। ये बिंदी का निशान लेटेराइट मिट्टी का संकेत देता है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, और यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है,
और लेटेराइट मिट्टी यहाँ पर है मेघालय के आसपास असम के क्षेत्र में। और ये जो बड़े बड़े पत्थरनुमा बॉक्स बने हैं ये शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टी का संकेत दे रहे हैं। तो इस प्रकार से भैया बहनों भारत में जो मिट्टी पाई जाती है वो 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। 1 2 3 4 5 6 मिट्टी को जो वर्गीकृत किया गया है उसकी उत्पादकता, उसकी मोटाई और उसमें जो गुण पाए जाते हैं, तत्व पाए जाते हैं, उन तत्वों के आधार पर, उत्पादकता के आधार पर मिट्टी का यह वर्गीकरण किया जाता है। तो हम सभी जानते हैं भारत में पर्वतीय मिट्टी 6% पाई जाती है। यहाँ ये जो पर्वतीय मिट्टी है ये देखिए यहाँ ये जो बना करके बताया गया है 6% मिट्टी भारत में पाई जाती है। भारत में कहाँ-कहाँ ये 6 पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है? तो पर्वतीय मिट्टी जम्मू कश्मीर के राज्यों में, पर्वतीय मिट्टी हिमाचल प्रदेश, पंजाब का कुछ क्षेत्र और उत्तराखंड के क्षेत्र में, सिक्किम के क्षेत्र में और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में ये पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। तो इन मिट्टी का उपयोग क्या है? पर्वतीय मिट्टी हम सभी जानते हैं कि जो पर्वत बढ़ता होने पर पर्वत के जो कण टूट करके और बह करके और नीचे आते हैं, पर्वत की ढलानों पर आते हैं और कुछ पर्वतों की घाटियों में चले जाते हैं। तो उनसे जो मिट्टी का निर्माण होता है और उसमें जो पेड़ पौधे रहते हैं और पेड़ पौधे उनकी टहनियां गिरती हैं, कुछ जीव जंतु मर करके उसमें दब जाते हैं। तो इस प्रकार से जो पर्वतों की घाटियों में जो मिट्टी पाई जाती है उसे हम पाड़जोल या पर्वतीय मिट्टी हम कहते हैं। वहां पर अनेक प्रकार की फसलें जैसे धान, गेहूं, बाजरा, मक्का आदि अनेक फसलें इस पर्वतीय मिट्टी में उगाई जाती हैं। लेकिन जो ढलानों पर मिट्टी होती है उन ढलानों पर वह मिट्टी मोटी पर्वतों में होती है, मोटे कणों में होती है। वहां पर जो है पानी रुकता नहीं है, इसलिए वहां पर चाय के बागान, आलू की खेती और ऐसे चाय की कृषि की जाती है। जो पर्वतीय ढलानों पर जैसे सिक्किम और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में भी और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में भी, और जैसे पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग का क्षेत्र है, चाय की खेती वहाँ होती है, प्रसिद्ध है। सिक्किम का कुछ क्षेत्र आता है, यहाँ पर पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी भारत के 6 भाग में पाई जाती है। उसके बाद आता है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी भारत के सर्वाधिक भूभाग में पाई जाती है क्योंकि भारत नदियों वाला क्षेत्र है। भारत में नदियां कदम कदम पर या कह लीजिए नदियों का जाल सा बिछा हुआ है, इसलिए नदियों द्वारा जो लाई गई मिट्टी होती है उसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, उसे हम दोमट मिट्टी कहते हैं। तो ये दोमट मिट्टी भारत के लगभग 45% भूभाग पर पाई जाती है। दोमट मिट्टी हम सभी जानते हैं बहुत उपजाऊ होती है क्योंकि नदियों द्वारा जो लाया गया जल है उस जल के साथ जो बहकर आती है मिट्टी, उसमें ह्यूमस अर्थात पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के अवशेष उसमें साथ में बह करके आते हैं और वो दब जाते हैं और दब करके और उस मिट्टी में घुल मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से उसमें उपजाऊपन आ जाता है, उसमें जीवाश्म आ जाता है, ह्यूमस आ जाता है, जिसको हम ह्यूमस कहते हैं। तो यह ह्यूमस और अनेक प्रकार के फसलों की उत्पादकता को बढ़ाता है। हम सभी जानते हैं अगर मिट्टी की उत्पादकता बढ़ानी है तो उसमें जैविक खादों का उपयोग करते हैं। जैविक खादों में और तमाम प्रकार के पेड़ पौधों को उसमें डाल देते हैं और उसमें दबा देते हैं और सड़ करके खाद बन जाता है। उसमें गोबर भी डाल देते हैं हम, तो इस प्रकार से गोबर कंपोस्ट खाद या जैविक खाद हो जाता है। तो उससे उत्पादकता हमारी बढ़ जाती है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है, ह्यूमस उसमें आता है। तो यह स्वतः है जब नदियों द्वारा लाया गया जल है वह स्वतः ह्यूमस उसमें उत्पन्न कर देता है, जीवाश्म उत्पन्न कर देता है, अनेक प्रकार के मलबा अवसाद लेकर के आता है। और यही मैदानी भागों में यहाँ जहाँ नदियाँ बाढ़ के रूप में आती हैं और वहाँ पर वो अपने मलबा अवसाद छोड़ जाती हैं तो उससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती है, ह्यूमस आ जाता है। इसमें धान, गेहूँ, हर प्रकार की फसलें, गन्ना, मक्का, ज्वार, बाजरा, अनेक प्रकार की फसलें और पर्याप्त मात्रा में उत्पादकता होती है। अनेक प्रकार की फसलों को उगाया जाता है। तो भैया बहनों ये जो मिट्टी होती है दोमट मिट्टी, यह 2 प्रकार की होती है, एक होती है खादर और एक होती है बांगर। भैया बहनों जो दोमट मिट्टी जहाँ नदियों का जल प्रतिवर्ष बाढ़ के रूप में आता है तो वहाँ की जो मिट्टी होती है वह मिट्टी खादर कहलाती है, वह नवीन जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। इसको जलोढ़ मिट्टी को हम खादर और
बांगर। तो खादर जो नवीन जड़ोड़ है, नवीन जड़ोड़ मिट्टी, ये खादर कहलाती है। और पुरानी जड़ोड़ मिट्टी नवीन जड़ोड़ मिट्टी खादर, पुरानी जड़ोड़ मिट्टी बांगर कहलाती है। तो ये खादर और बांगर के रूप में पाई जाती है। जहां बहुत पहले कभी बाढ़ आता था, नई मिट्टियां आती थी, अब नदियों ने अपना मार्ग बदल दिया, अब वहां नदियों का जल बाढ़ के रूप में नहीं आता, तो वो पुरानी जड़ोड़ मिट्टी हो गई, वो बांगर हो गई। और जो जहां प्रतिवर्ष नदियों का जल आता है बाढ़ के रूप में और वो मलबा और साथ छोड़ जाता है, वो मिट्टी खादर हो गई। खादर मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है, बांगर मिट्टी कम उपजाऊ होती है। बांगर मिट्टी ऊंचे क्षेत्रों में, मैदानी भागों में, ऊंचे क्षेत्रों में पाई जाती है। खादर मिट्टी नदियों के किनारे पाई जाती है, ढलानों पर पाई जाती है। तो भाई बहनों, दोमट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी, उसको जलोढ़ भी कहते हैं, दोमट भी कहते हैं, दो प्रकार की खादर और बांगर इस प्रकार से होती है। इसके पश्चात हम आते हैं, अच्छा ये भारत के किन राज्यों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया और गुजरात हो गया, कुछ मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में, ये गुजरात का क्षेत्र है। इसके पश्चात गुजरात के देखिए नर्मदा और ताप्ती नदियों का क्षेत्र है, ये साबरमती नदी का क्षेत्र है। ऐसे इन क्षेत्रों में गंगा, यमुना, सरस्वती, घाघरा और गोमती, ये पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये जो क्षेत्र है और असम का कुछ क्षेत्र है, तो इन राज्यों में और जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो ऐसे गुजरात, पंजाब और उत्तर प्रदेश, दिल्ली का क्षेत्र है, हरियाणा और बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, ऐसे राज्यों में, अधिकांश राज्यों में उत्तर भारत के और जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसके अतिरिक्त पश्चिमी में, गुजरात में है, इन राज्यों में पाई जाती है। इसके पश्चात लाल और पीली मिट्टी। लाल और पीली मिट्टी भारत के 10% क्षेत्रों में पाई जाती है। लाल और पीली मिट्टी का जो क्षेत्र है, ये बॉक्स बना हुआ है, ये बॉक्स खड़ी और बड़ी लाइन है। तो लाल और पीली मिट्टी, ये लाल मिट्टी क्यों होती है? कुछ हरियाणा के भी क्षेत्रों में यहाँ पाई जाती है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी क्यों होती है? तो मिट्टी में आयरन ऑक्साइड जब अधिक होता है, तो आयरन ऑक्साइड, आयरन लोहे का अधिक होता है, तो इसलिए मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। और पीला कैसे होता है? वही लाल मिट्टी जब जल में अधिक देर तक, तालाब के क्षेत्रों में, जल क्षेत्रों में अधिक दिनों तक रहने के कारण उसका रंग पीला हो जाता है। जल संयोजन के कारण उसका रंग क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। तो लाल और पीला ये दोनों, पहले तो आयरन ऑक्साइड होता है, आयरन ऑक्साइड तत्व बढ़ने के कारण, मिट्टी में अधिक होने के कारण लाल होता है। और जब उस लाल मिट्टी में किन्हीं कारणों से जल अधिक दिनों तक रहता है, तो वह मिट्टी का रंग पीला हो जाता है। तो लाल और पीली मिट्टी में मोटे अनाज उगाए जाते हैं और इसमें और गन्ना उगाया जाता है, जैसे तमिलनाडु क्षेत्रों में है, तमिलनाडु में गन्ना उगाया जाता है और धान की फसल उगाई जाती है। गेहूं इसमें थोड़ा कम होता है। तो इस प्रकार से ये जो लाल और पीली मिट्टी है, ये हमारे लिए उपजाऊ है। ये जो है तमिलनाडु के क्षेत्रों में, कर्नाटक के क्षेत्रों, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और कुछ महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी, और इधर उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में, और इधर मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड, मणिपुर के क्षेत्रों में, आसाम के कुछ, अरुणाचल के कुछ क्षेत्रों में भी और लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। तो यह भारत के 10% राज्य में पाई जाती है। इसमें अनेक प्रकार की फसलें, मोटे अनाज, तिलहन, दलहन आदि उगाए जाते हैं। गन्ना उगाया जाता है, धान की फसल पर्याप्त मात्रा में, ज्वार की फसल, बाजरा की फसल उगाई जाती है। तो यह मिट्टी भी हमारे लिए उपयोगी है। भारत विविधताओं वाला देश कहा गया है। तो भारत में केवल क्लाइमेट, जलवायु ही विविधता नहीं है, यहाँ मिट्टी में भी विविधता है। मिट्टी में अनेक प्रकार की पाई जाती है, जलवायु भी अनेक प्रकार की पाई जाती है। तो इस प्रकार से भारत की विविधता हम मिट्टी से भी देख सकते हैं। काली मिट्टी, काली मिट्टी को हम कपास की मिट्टी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि काली मिट्टी में कपास जो फसल होता है, जिससे वस्त्र बनाया जाता है, यह बहुत अधिक मात्रा में और इसको पोषण मिलता है काली मिट्टी से, इसलिए काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास अधिक उगाया जाता है। इसलिए कपास अधिक उगाने के कारण यह मिट्टी कपास की मिट्टी कहलाती है। इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। यह दानेदार होती है और
काले रंग की होती है। यह मिट्टी और का निर्माण जो हुआ है, और इस मिट्टी का निर्माण वास्तव में जो ज्वालामुखी कभी भारत के दक्षिण भाग में और ज्वालामुखी उठा करता था, तो उससे जो लावा और मैग्मा निकला था, वह लावा और मैग्मा वर्षा के कारण और फैल करके मैदानी भागों में, महाराष्ट्र के मैदानी भागों में, कर्नाटक के मैदानी भागों में और फैल कर आया गुजरात के मैदानी कुछ क्षेत्रों में, देखिए गुजरात के कुछ क्षेत्रों में वो आया और वहां पर पूरा फैल करके विस्तृत हुआ। और उसमें काली मिट्टी में क्योंकि अनेक तत्व ज्वालामुखी से निकल करके आते हैं, तो उसमें ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जीवाश्म पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इस प्रकार से, और यह रंग काले रंग का क्योंकि लावा मैग्मा से बना है, तो यह इसका रंग काले रंग का होता है। तो यह अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी और काली मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी होती है। तो इस प्रकार से काली मिट्टी में कपास सर्वाधिक उगाया जाता है और अनेक प्रकार के गन्ना और ज्वार, बाजरा, मूंग, मटर और गेहूं की भी कृषि की जाती है। तो इस प्रकार से काली मिट्टी का जो क्षेत्र है, ये गुजरात, यहाँ गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र, महाराष्ट्र का, कर्नाटक का और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का कुछ क्षेत्र यह है। इस प्रकार से यहाँ पर ये काली मिट्टी पाई जाती है भारत में। भारत में काली मिट्टी का जो प्रतिशत है वो लगभग 35% क्षेत्रफल पर भारत में काली मिट्टी का विस्तार है। उसके पश्चात आता है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी में जैसा कि नाम है लेटेराइट, अंग्रेजी के और ग्रीक भाषा के, अंग्रेजी के नहीं ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से बना, ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईंट। अर्थात इसका जो निर्माण होता है लेटेराइट मिट्टी का, यह जल के निस्यंदन अर्थात क्षण करके जो जल जमा होता है, और जल जमाव से जिन क्षेत्रों में जल जमा होता है उनसे क्षण करके जो अच्छी मिट्टी होती है, जो मुलायम मिट्टी होती है, नीचे दब जाती है। शेष ऊपर जो मिट्टी होती है वो थोड़ी कंकरीली, पथरीली और कठोर होती है। तो वो कठोर मिट्टी और उसमें ह्यूमस नहीं होता है, उसमें उपजाऊपन जीवाश्म नहीं होता है, उसमें जीवाश्म डाल करके, ह्यूमस कंपोस्ट खाद डाल करके और उसमें मोटे अनाजों की कृषि की जाती है। राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है, फिर ये मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में, और यहाँ तमिलनाडु के, केरल के कुछ क्षेत्रों में, और फिर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में, और इधर मेघालय के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इस मिट्टी में मोटे अनाज, तिलहन, दलहन, तीसी, अलसी जिसको कहते हैं, और सरसों और मटर, मूंग, चना, ज्वार, बाजरा, ऐसे मोटे अनाज उगाए जाते हैं। यह इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता नहीं होती है। नमी जैसे ही जल चला जाएगा और उसके बाद फिर सूख जाता है कुछ दिनों में, कुछ देर में। और काली मिट्टी में नमी धारण करने की अधिक क्षमता होती है। काली मिट्टी में एक बार पानी चलाने के बाद आप महीनों तक वो उसमें नमी बनी रहती है और उसमें चिपचिपापन आ जाता है काली मिट्टी में। जबकि ये मिट्टी आज नहीं, तुरंत पानी चलाइए और उसके बाद में उसमें कोई नमी नहीं दिखाई देगी, पता नहीं चलेगा जल का, उस पर आप चलने लगिए, कोई समस्या पैर उसका आपका दबेगा नहीं। तो इस प्रकार से यह मिट्टी अनुपजाऊ होती है। लेटेराइट मिट्टी अनुपजाऊ होती है, इसमें मोटे अनाज उगाए जाते हैं, गन्ना की फसल थोड़ी बहुत उगाई जाती है। तो इस प्रकार से लेटेराइट मिट्टी भारत के 2% क्षेत्र में उगाई जाती है। उसके बाद आता है मरुस्थलीय या शुष्क मिट्टी। तो शुष्क मरुस्थलीय मिट्टी भारत के राजस्थान क्षेत्र में पाई जाती है। शुष्क मिट्टी अर्थात इसमें नमी बिल्कुल नहीं होता, इसलिए इसे शुष्क मिट्टी कहते हैं। मरुस्थलीय अर्थात रेत होता है, रेतीला होता है, इसलिए इसे मरुस्थलीय मिट्टी कहते हैं। इसमें लवण पाया जाता है अधिक मात्रा में और राजस्थान के क्षेत्रों में पाया जाता है। इसमें जो फसल उगाई जाती है, इसमें मोटे अनाज उगाए जाते हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, दलहन, तिलहन, इस प्रकार की फसलें हैं दलहन तिलहन की, वो उगाए जाते हैं। इसमें धान, गेहूं की फसल नहीं उगाई जाती क्योंकि इसमें उपजाऊपन नहीं होता, इसमें ह्यूमस नहीं होता। जल के प्रयोग से, जल के अधिकांश प्रयोग से अधिक दिनों तक जब जिसमें जल इकट्ठा होता है, कुछ ह्यूमस कंपोस्ट खाद डाली जाती है, तभी मिट्टी और थोड़ा बहुत कृषि के लायक होती है। बाकी इसमें कटीली झाड़ियाँ, इसमें बल भी नहीं उठते हैं, इसमें कटीली झाड़ियाँ उगती हैं और कटीले वृक्ष जैसे क्या कहते हैं, खजूर के वृक्ष होते हैं, जैसे बबूल के वृक्ष होते हैं, ऐसे बड़े बड़े वृक्ष और नागफनी और ऐसी अनेक प्रकार की झाड़ियाँ होती हैं।
तो यह मिट्टी भारत के 2% भाग पर पाई जाती है, राजस्थान में। तो इस प्रकार से भाई बहनों मिट्टी के जो हमने आपको ये बताया, मिट्टी के प्रकार, मिट्टी किसे कहते हैं, आप से अपेक्षा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। यदि इसमें कुछ नहीं समझ में आता, थोड़ा बहुत भी कुछ कमी रह जाती है, तो आप कमेंट करके हमको बताइएगा, मैं उसको फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। अब हम थोड़ा सा आते हैं मिट्टी के महत्व के बारे में, इसको भी पढ़ाते चलें। मिट्टी हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि मिट्टी ना होती या मिट्टी के बिना हम जीवन की कल्पना करें, तो सभी चीजों के विकास के लिए हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए, अपने शरीर को विकसित करना चाहिए। तो शरीर को विकसित करने के लिए हमें अन्न चाहिए। तो अन्न कहाँ से मिलता है? अन्न मिट्टी से ही मिलता है। भूमि तो बहुत बड़े क्षेत्र पर भूमि का विस्तार है, लेकिन उस भूमि में उत्पादकता नहीं है, तो वह मिट्टी नहीं कहलाती। जिस भूमि में उत्पादकता, भूमि के जिस भाग में और उत्पादकता होती है, अर्थात अन्न उत्पादन करने की क्षमता होती है, वही भाग मिट्टी कहलाता है। तो यदि भूमि है, अनुपजाऊ है, उसमें उत्पादकता नहीं है, उसमें फसल नहीं उगाए जा सकते, अन्न नहीं उपजाए जा सकते, तो वह भूमि हमारे लिए बेकार है, वह मिट्टी हमारे लिए बेकार है, वह निर्जीव मिट्टी है, वह सजीव नहीं है। क्योंकि मिट्टी सजीव और निर्जीव दोनों के सम्मिश्रण से बनती है। सजीव अर्थात सजीव के अंश ह्यूमस, और निर्जीव अर्थात जो भूमि के जो तत्व हैं, वो तत्व उसमें मिलते हैं, तब जाकर के मिट्टी का निर्माण होता है। इसलिए इस मिट्टी के निर्माण में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं एक इंच मोटी परत बनने में। तो मिट्टी हमें अन्न देती है, मिट्टी पेड़ पौधे वनस्पतियों को जीवन देती है, मिट्टी से हमारा समस्त और आर्थिक जीवन संचालित होता है। अनेक उद्योग धंधों को कच्चा माल प्रदान करती है। जैसे गन्ना है तो गन्ने से चीनी बनता है, यदि गन्ने का उत्पादन होगा तभी चीनी बनेगा। कपास का उत्पादन होगा तभी हमारे वस्त्र तन ढकने के लिए वस्त्र मिलेगा। कपास मिट्टी से उगता है, अन्न मिट्टी से उगता है, तभी हमारा शरीर पोषण पा करके और विकास करता है। यदि अन्न नहीं होगा तो हमारा शरीर पोषित नहीं होगा, हम अनेक कार्यों में को करने में असमर्थ होंगे। तो इस प्रकार से मिट्टी हमारे जीवन के लिए, जीवन को संचालित करने के लिए और आर्थिक जीवन को विकसित करने के लिए दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। मिट्टी के द्वारा ही हमारे अन्य प्राथमिक व्यवसाय संपन्न होते हैं, जैसे पशुपालन अर्थात पशुओं के माध्यम से हमें मांस, दूध, ऊन, अनेक प्रकार की चीजें मिलती हैं और अनेक प्रकार के उद्योग इस पर डिपेंड है। यदि मिट्टी नहीं है तो पशुओं को चारा नहीं मिलेगा, पशुपालन नहीं संभव हो पाएगा। तो इस प्रकार से मिट्टी का बहुत बड़ा आर्थिक महत्व है। मिट्टी पशुपालन के लिए, मिट्टी कृषि के लिए, मिट्टी उद्योग के लिए, मिट्टी हमारे जीवन को संचालित करने के लिए, मिट्टी औद्योगिक विकास के लिए, आदि सभी चीजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मिट्टी का और व्यक्तिगत जीवन में भी, आर्थिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में अधिक महत्व है। जिस देश की मिट्टी उपजाऊ होती है उस देश का विकास उत्तरोत्तर होता जाता है। प्राचीन काल में जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई हैं वह मिट्टी की उर्वरता के क्षेत्र में विकसित हुई हैं। आप सिंधु सभ्यता को ले लीजिए, सिंधु नदी के किनारे अर्थात वहां 5 नदियां आती थी, झेलम, चिनाब, व्यास, सतलज, ऐसे अनेक 5 नदियां, सिंधु, ये 5 नदियों का क्षेत्र जो होता था वहां पर ये और सिंधु सभ्यता विकसित हुई थी। वहां की मिट्टी उपजाऊ थी, नदी द्वारा लाई गई मिट्टी थी, इसलिए वहां सभ्यताएं विकसित हुई। आर्य सभ्यताओं का विकास हुआ दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पर, तमसा नदी के तट पर और कृष्णा नदी के तट पर आदि सभ्यताएं विकसित हुई। ऐसे विश्व की चीन की सभ्यता विकसित हुई, हुआंगहो नदी के किनारे जो उपजाऊ मिट्टी थी उस क्षेत्र में विकसित हुई। तो इस प्रकार से हम सभी जानते हैं मिट्टी जीवन के विकास के लिए, जीवन को संचालित